भाइयों और बहनों, आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जब मैंने देखा कि मेरे गरीब परिवार के पास कोई बैंक खाता नहीं था, तो यह प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता रहा कि क्या हम भी बैंक की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसी सोच के साथ मैंने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू करने का निर्णय लिया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के गरीब और वंचित लोगों को वित्तीय समावेशन के माध्यम से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत बैंकों और डाकघरों में जीरो बैलेंस खाते खोलने की सुविधा प्रदान की गई थी। इससे केवल एक खाता खोलने से ही नहीं, बल्कि वित्तीय सेवाओं जैसे कि बचत, ऋण और बीमा का लाभ भी उठाने का अवसर मिला। यह योजना केवल एक शुरुआत थी, एक राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा जो सभी नागरिकों की बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है। भाइयों और बहनों, जब किसी व्यक्ति के पास प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता होता है तो उसे रुपे कार्ड भी दिया जाता है। इस कार्ड की मदद से लोग एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर आसानी से लेन देन कर सकते हैं। साथ ही इस योजना के अंतर्गत खाता धारकों को दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है, जिसमें दुर्घटना के मामले में मृत्यु पर 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। यह सुरक्षा की भावना को और अधिक मजबूत करता है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। यह सभी सुविधाएं मिलकर हमें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस तरह हम न केवल अपने परिवार को सशक्त बना सकते हैं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, यह योजना वित्तीय सेवाओं की दिशा में एक बड़ा कदम है और मैं इसे आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हूँ। हम सबको मिलकर इस दिशा में कार्य करना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति वित्तीय सुविधाओं से वंचित न रह सके। मेरा यह विश्वास है कि हम सब मिलकर गरीबी को समाप्त कर सकते हैं और एक समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, जब मैंने देखा कि मेरे गरीब परिवार के पास कच्चे घर हैं, तो मेरे मन में यह विचार आया कि क्यों न उनके आवास को पक्का किया जाए। इसके परिणाम स्वरूप मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का प्रस्ताव रखा, जो शहरी भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है। इसके अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी वासियों समेत विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए स्थायी आवास सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करेगा। यह योजना आवास की कमी को संरचित तरीके से पूरा करती है और विभिन्न समूहों के लिए आवास की सुरक्षा प्रदान करती है। PMAY-U एक मांग संचालित दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें आवास की कमी का आकलन राज्यों के द्वारा किए गए मांग सर्वेक्षणों के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियां, शहरी स्थानीय निकाय और केंद्रीय नोडल एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये संस्थाएं मिलकर योजना की सफलता और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती हैं। मिशन के अंतर्गत संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसमें विभिन्न प्राधिकरण और विकास क्षेत्र शामिल हैं। PMAY-U के तहत प्रदान किए गए सभी घरों में बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई घर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है महिला सशक्तिकरण, जिसमें घरों का स्वामित्व महिला सदस्य या संयुक्त नाम पर प्रदान किया जाता है। देश के समाज के कमजोर वर्गों जैसे विकलांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। PMAY आवास लाभार्थियों को सुरक्षा और स्वामित्व के गौरव के साथ एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। इसके अंतर्गत कल्याणकारी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जो भौगोलिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचों के आधार पर लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार आवास की योजना को सार्थक बनाता है। आखिरकार भाइयों और बहनों, इन योजनाओं को 4 घटकों में विभाजित किया गया है, जो विभिन्न जरूरतों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। यह योजना निश्चित रूप से हर वर्ग के लोगों को बेहतर जीवन स्तर की ओर ले जाने में मदद करेगी। स्वस्थानीय स्लम पुनर्विकास, जिसे ISSR के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है, का उद्देश्य झुग्गी निवासियों के जीवन में सुधार लाना है। यह कार्यक्रम निजी डेवलपर्स की भागीदारी के माध्यम से संसाधनों का स्मार्ट तरीके से उपयोग करता है। ACR ने ठोस दिशा निर्देश प्रदान किए हैं ताकि पात्र निवासियों को उचित सहायता दी जा सके और उन्हें अपने पुनर्वास के दौरान आवश्यक संरचना मिल सके।
केंद्र सरकार के तहत प्रत्येक पुनर्विकासित घर के लिए RS1 लाख की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता का उपयोग उन झुग्गी निवासियों के लिए किया जाता है जो बेहतर निवास की तलाश में हैं। साथ ही पुनर्विकास के बाद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा स्लम की अधिसूचना को रद्द करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाता है, जिससे लोगों को सही निवास स्थान मिलता है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अन्य स्लमों के लिए पुनर्विकास में भी केंद्रीय सहायता का उपयोग किया जा सके। राज्यों और शहरों को इस दिशा में छूट प्रदान की गई है ताकि वे अपने स्तर पर इस नीति को आगे बढ़ा सकें। इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य सस्टेनेबल विकास है, जो कि झुग्गी बस्तियों को पुनर्विकास की ओर प्रेरित करता है। परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI, फर्श क्षेत्र अनुपात FAR या ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स TDR का उपयोग किया जाता है। इससे प्राथमिकता के आधार पर विकास को प्रोत्साहन मिलता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि झुग्गी निवासियों की आकांक्षाएं पूरी हो सकें। स्वामित्व वाली भूमि पर स्लमों के मामले में राज्य या शहर अपने नीति के अनुसार भूमि मालिक को अतिरिक्त विकास अधिकार प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे झुग्गी निवासियों का पुनर्वास्त्र करना है जो अपने मौजूदा परिवेश से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी केंद्रीय सहायता की स्वीकृति नहीं होती है, जो इसे विशेष बनाता है। इन सभी पहलुओं के माध्यम से स्वस्थानीय स्लम पुनर्विकास न केवल क्षणिक समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि दीर्घकालिक विकास की दिशा में भी कदम बढ़ाता है। झुग्गी निवासियों के सामने आने वाले चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए यह एक ठोस और प्रभावी रणनीति है जो उनके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। भाइयों और बहनों, आज हम आवास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न व मध्यम आय वर्ग के लाभार्थियों के लिए सुनहरे अवसर प्रदान करती हैं। यह योजनाएं CLSS के माध्यम से आरण आधारित ब्याज सब्सिडी की व्यवस्था करती हैं। जब आप आवास आरण के लिए आवेदन करते हैं तो यह सब्सिडी आपके द्वारा लिए जाने वाले आरण की ब्याज दर को कम करने में मदद करती है, जिससे आपको अपने घर के सपने को पूरा करने में आसानी होती है। CLSS की इस योजना के अंतर्गत 6 लाख, 9 लाख और 12 लाख की विभिन्न ऋण राशियों पर क्रमशः 6, 5%, 4% और 3% ब्याज सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी उन लोगों के लिए है जो आवास खरीदने, निर्माण या अधिग्रहण में रुचि रखते हैं। यह योजना हमारी सरकार की ओर से उन लोगों के लिए एक बड़ी मदद है जो अपने लिए ठोस और सुरक्षित आवास चाहते हैं। इसके लिए मंत्रालय ने आवास और शहरी विकास निगम तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है ताकि उचित लाभ मिल सके। अब हम भागीदारी में किफायती आवास AHP की बात करते हैं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा EWS के लिए प्रति आवास 5 लाख की केंद्रीय सहायता दी जाती है। AHP के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लिए घरों का निर्माण होना आवश्यक है, जिसमें कम से कम 33% EWS आवास होने चाहिए। यह आवास विभिन्न राज्यों और शहरों में भी सस्ती दरों पर उपलब्ध होते हैं ताकि लाभार्थियों की भागीदारी संभव हो सके। भाइयों और बहनों, व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए भी योजना है, जिसके अंतर्गत EWS श्रेणी के पात्र परिवारों को 5 लाख की सहायता दी जाती है। यह सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरण के माध्यम से प्रदान की जाती है। यह हर परिवार को एक सुरक्षित और सुसंगत रहने की जगह दिलाने की एक दिशा है। फिर हमने अपनी बहनों के लिए प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की, जो विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना माता पिता को अपनी भांजी के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करती है। 10 वर्ष की उम्र में खुला खाता 21 वर्ष की उम्र या शादी के समय पर परिपक्व होता है। इस प्रकार हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारी बेटियों का भविष्य सुरक्षित और समर्थ हो। भाइयों और बहनों, हम सबको पता है कि जीवन में अनिश्चित हादसे किसी समय भी हो सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का आरंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य 18 से 50 वर्ष के बीच के लोगों के लिए ऐसी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है जो किसी भी कारणवश मृत्यु होने पर उनके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। यह सुरक्षा न केवल धन की बात है, बल्कि एक सहारा भी है जो परिवार के प्रत्येक सदस्य को कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करती है। भाइयों और बहनों, जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं
तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुर्घटनाएं भी जीवन का एक हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो दुर्घटनाओं से रक्षा प्रदान करती है, ऐसी ही एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत दुर्घटना की स्थिति में न केवल मृत्यु बल्कि स्थायी विकलांगता के लिए भी 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। यह सब कुछ केवल 20 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है, जिससे कोई भी जो 18 से 70 वर्ष के बीच का है इस योजना का लाभ उठा सकता है। भाइयों और बहनों, वृद्धावस्था के मुद्दे को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अटल पेंशन योजना, जिसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, 18 से 40 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिकों के लिए है। यह योजना वृद्धावस्था में 1000 से 5000 रुपए प्रति माह की गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है, जिससे हमारे बुजुर्गों को एक सुरक्षित भविष्य मिल सके। अगर पेंशन धारक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले होती है तो उसके जीवन साथी को यह पेंशन प्राप्त होती है। भाइयों और बहनों, सांसद आदर्श ग्राम योजना, जो अक्टूबर 2014 में शुरू की गई थी, इस विचार पर आधारित है कि हमारे सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है, जिसमें सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल हैं। इससे समाज में समग्र विकास के अवसर बढ़ते हैं। भाइयों और बहनों, अंत में किसानों की सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारणों से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ किसानों को बीमा कवर प्रदान करती है। यह योजना हमारे अन्नदाताओं के लिए जीवन रक्षक साबित होगी, ताकि वे कभी भी आत्महत्या करने के बारे में न सोचें। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम सभी योजनाओं के माध्यम से एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का निर्माण करें। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी दिशा में चलेंगे जो समाज को समृद्ध और सुरक्षित बनाती है। जब भी कोई घर का मुखिया किसी दुर्घटना का शिकार होता है, तब उसके परिवार का जीवन एक झटके में बदल जाता है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उनकी मदद के लिए सामने आती है। यह योजना 18 से 50 वर्ष के बीच के नागरिकों के लिए है, जो जीवन बीमा के रूप में 2 लाख रुपए का सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षा की भावना देना और आर्थिक संकट में उनके परिवारों का सहारा बनना है। भाइयों और बहनों, हमने इस योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत भी की है। यह दुर्घटना बीमा योजना है जो किसी दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान करती है। सिर्फ 20 रुपए का प्रीमियम हर वर्ष देकर जो 18 से 70 वर्ष के बीच के सभी बैंक खाता धारक हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह न केवल सुरक्षा का आश्वासन देता है, बल्कि यह वित्तीय आत्मनिर्भरता में भी सहयोग करता है। योजना की श्रृंखला में अब हम बुजुर्गों के लिए अटल पेंशन योजना को देखते हैं। यह योजना 18 से 40 वर्ष के बीच के भारतीय नागरिकों के लिए है और इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। 61 वर्ष के बाद उन्हें मासिक 1000 से 5000 रुपए की गारंटीशुदा पेंशन प्राप्त होगी। यदि किसी सदस्य का 60 साल से पहले निधन हो जाता है तो जीवन साथी को पेंशन का लाभ मिलता है। इससे हमारे समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और सुरक्षा का एक नया अध्याय खुलता है। भाइयों और बहनों, सांसद आदर्श ग्राम योजना भी हमारे विकास का सशक्त कदम है। इस योजना का उद्देश्य महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को पक्का करना है। यहाँ सांसदों को एक गांव गोद लेने के लिए प्रेरित किया गया है ताकि गांवों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके। पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधारने के द्वारा हम आदर्श गांवों का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार यह योजनाएं हमें एक मजबूत और समृद्ध भारत की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। भाइयों और बहनों, जब से हमने सिंचाई के लिए योजनाएं बनाई हैं, तब से किसान हमारे अन्नदाता की चिंता से मुक्त हुए हैं। आज का मुख्य उद्देश्य सभी कृषि फार्मों में सुरक्षित सिंचाई की पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि खेतों में पानी की उचित व्यवस्था हो सके। यह योजना न केवल पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाती है, बल्कि खेती योग्य भूमि के विस्तार में भी सहायक है और जल प्रबंधन की दक्षता में सुधार करती है। अब आइए बात करते हैं गरीब कल्याण योजना की। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलता है। इसके अलावा 3 महीने के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर भी प्रदान किए जाते हैं। 50 लाख रुपए तक का बीमा पाने वाली इस योजना से बहुत से परिवारों की जिंदगियां रोशन हुई हैं। यह सिर्फ सहायता नहीं,
बल्कि एक नई आशा है गरीब समुदायों के लिए। इस योजना के तहत मैंने जन औषधि योजना की शुरुआत की, जिससे दवाइयाँ सस्ती और गुणवत्ता में उत्तम उपलब्ध हों। उच्च दवा लागत के कारण जो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते थे, अब उन्हें जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आवश्यक दवाएं बिना किसी भेदभाव के मिलती है। यह योजना देश भर में स्वास्थ्य को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाइयों और बहनों, जब भारत के अंदर आपसी सहयोग व उन्नति की बात आती है, तब मेक इन इंडिया का उदाहरण सबसे बड़ा है। इस योजना का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। निवेश और नवाचार को बढ़ावा देकर यह योजना भारतीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रही है। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के कई नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। हम जानते हैं कि भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस विकास को देखकर हमारे पड़ोसी देशों को चिंता होती है। 14 फरवरी 2019 को एक दुखद घटना ने हमें जागरूक किया, जहां हमारे कई बहादुर जवानों ने अपने जीवन की आहुति दी। इसने हमें यह सिखाया कि हमें अपने देश की सुरक्षा के प्रति सजग रहना है। भाइयों और बहनों, मैं फिर से कहता हूँ, हमें अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। हर योजना, हर प्रयास और हर कदम हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। सफाई की ओर बढ़ते हुए हम सबको मिलकर अपने देश को स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध बनाना है। चलो अभी चलते हैं सफाई की ओर। भाइयों और बहनों, स्वच्छ भारत अभियान की ओर यह एक खूबसूरत यात्रा है, जो हमें उन मूल्यों की याद दिलाती है जिन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अपनाया था। उनकी इच्छा थी कि भारत सुंदर और स्वच्छ दिखे, जहां हर जगह साफ सफाई बनी रहे। इसलिए स्वच्छ भारत का नारा केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक सपना है जिसे हम सबको मिलकर साकार करना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ, जब हमने ठान लिया था कि अपने देश की गलियों, सड़कों और अधोसंरचना को साफ सुथरा रखेंगे। महात्मा गांधी ने हमें यह सिखाया था कि स्वच्छता केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है। आज जब हम खुले में शौच की समस्या को कम करने के लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कर रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह केवल एक संरचना नहीं, बल्कि एक स्वच्छता की दिशा में उठाया गया कदम है। भाइयों और बहनों, स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य हमें एक स्वच्छता दृष्टिकोण प्रदान करना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि हर नागरिक स्वच्छता की मूल बातें समझे और अपनाए। महिलाएं और बच्चे, जिनके स्वास्थ्य का स्वच्छता पर बहुत गहरा संबंध है, इसके लाभार्थी बन रहे हैं। यह बदलाव न केवल स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज में जागरूकता और शिक्षा का प्रसार भी करता है। अब भाइयों और बहनों, आइए बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ यह कार्यक्रम भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का एक लक्ष्य है। ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम हो गए हैं। आज हमारा भारत डिजिटल हो गया है। हम अपनी सुविधाओं का सदुपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में, स्वच्छता और डिजिटल भारत एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जो न केवल हमसे जिम्मेदारी की अपेक्षा करते हैं, बल्कि एक समृद्ध, शिक्षित और स्वच्छ समाज का निर्माण करने लिए प्रेरित भी करते हैं। चलो हम सब मिलकर अपने भारत को एक शानदार स्थान बनाने का प्रण लें। भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे हमारे देश के महत्वपूर्ण मिशनों की, जो न केवल स्वास्थ्य बल्कि ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में भी हमारे जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम मिशन इंद्रधनुष के बारे में जानते हैं। यह एक स्वास्थ्य योजना है जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यह दिशा हमारे भविष्य के लिए एक सशक्त और स्वास्थ्यवर्धक समाज की नींव रखने में मदद करती है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी और इसके पीछे का उद्देश्य अत्यधिक स्पष्ट है। अगले पीढ़ी को बीमारियों से सुरक्षित रखना। यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें वैक्सीन मिले, इस योजना की प्राथमिकता रही है। इस प्रयास से हम एक स्वस्थ समाज की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम ऊर्जा की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की ओर बढ़ते हैं। भाइयों और बहनों, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में निरंतर
और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति करना है। यह योजना 24/7 बिजली आपूर्ति का लक्ष्य रखती है और उपसंचरण तथा वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का कार्य करती है। इससे ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या को समाप्त किया जा सकेगा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए किफायती बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा मीटरिंग सुनिश्चित करना और फीडर पृथक्करण जैसे उपायों ने भी इस योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाया है। और अब हमारे पास एक और योजना है, स्वदेश दर्शन। स्वदेश दर्शन योजना स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अनूठी संस्कृति और इतिहास को दर्शाना है। यह योजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देती है, बल्कि देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को भी उजागर करती है। भारत में घूमने के लिए कई आकर्षक स्थल हैं, जिससे लोग आनंदित होते हैं और एक अद्भुत अनुभव प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भाइयों और बहनों, ये योजनाएं न केवल हमारे जीवन को सुगम बनाती हैं, बल्कि हमारे देश को एक प्रगतिशील दिशा में ले जाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भाइयों और बहनों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने न केवल हमारे अनुरोधों को नजरअंदाज किया है, बल्कि हमारे पर्यटकों पर भी जघन्य हमले करके निर्दोष लोगों का खून किया है। हाल ही में पहलगाम में हुई घटना ने हमारे हृदय में एक बीज की तरह गुस्सा बो दिया है। जब हमने देखा कि 26 लोग बिना किसी गलती के शिकार बने, तब हमारे धैर्य का सीमा पार हो गया। यह केवल एक अपराध नहीं, बल्कि हमारे देश की सुरक्षा और मान सम्मान पर हमला था। ऐसी स्थिति में हम चुप नहीं रह सकते थे। मेरे मन में स्पष्ट था कि हमें पाकिस्तान को एक सीख देने की आवश्यकता है। मैंने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ गहन चर्चा की और ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने का निर्णय लिया। यह ऑपरेशन केवल एक पल की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे साइबर सुरक्षा, हमारे जासूसों की जानकारी और हमारी तकनीकी क्षमताओं का भी उपयोग करता है। यह कार्रवाई निरंतर चलती रही और आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए हम सक्रिय थे। हमने अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया और सटीकता के साथ कार्य किया, जिससे लगभग 100 आतंकवादियों का सफाया हो गया। यह न केवल हमारी बलों के साहस का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे नागरिकों की सुरक्षा का भी आश्वासन देता है। हमारी सेनाएं दृढ़ संकल्पित हैं कि जब तक पाकिस्तान के सभी आतंकवादी खत्म नहीं होते, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। यह कार्रवाई केवल हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। भाइयों और बहनों, मेरे दिल में यह संकल्प है कि मैं अपने देश के लिए जीऊंगा भी और मरूंगा भी। मेरा सपना है कि हम एक सुरक्षित और समृद्ध देश में रहें, जहां सभी नागरिक स्वतंत्रता से अपने जीवन का आनंद ले सकें। यह केवल हमारी सुरक्षा से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र की एकता और उसकी अखंडता का भी सवाल है। हम सब मिलकर इस प्रयास में भागीदार बने और यह सुनिश्चित करें कि हम कभी भी लड़खड़ाने न दें। धन्यवाद।